तो आज की क्लास में हम फलनों का व्युत्क्रम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए फलनों का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम बोल दीजिए या फिर आप प्रतिलोम बोल दीजिए या फिर आप इन्वर्स बोल दीजिए, तीनों का मतलब सेम है। ठीक है, कई बार मैं व्युत्क्रम बोल दूंगा, कई बार मैं प्रतिलोम बोल दूंगा, कई बार मैं इन्वर्स बोल दूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो पर्सन कैसे मिलेंगे? पर्सन के अंदर आपको एक फंक्शन दे देगा। मान लो कि फंक्शन के अंदर कुछ इस तरीके के जोड़े हैं। ठीक है, फिर आपसे कह देगा कि इसका इन्वर्स बताओ। इन्वर्स को जनरली हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना। वैसे तो कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन जनरली हम इस तरीके से लिखते हैं, छोटा सा ऊपर -1 लगा देते हैं। ठीक है ना, ये पावर नहीं है बेटा, कभी आप इसको पावर समझ लें। एफ की पावर नहीं बोलते इसको, इसको एफ इन्वर्स बोलते हैं। ये पावर नहीं होती, ये लिखने का तरीका है बस। ठीक है, तो इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं? बहुत ही आसान है। अगर आपको जोड़ों में इन्वर्स, अगर आपको फंक्शन में जोड़े दे रखे हैं ना, फंक्शन में अगर आपको जोड़े दे रखे हैं इस तरीके से बने बनाए, तब उसका इन्वर्स ज्ञात करना बहुत आसान है। कैसे ज्ञात करोगे? इन्वर्स ज्ञात करने के लिए आप इनपुट को आउटपुट के अंदर इंटरचेंज कर दो, इनपुट आउटपुट की जगह को बदल दो, आपको इन्वर्स पता चल जाएगा। जैसे अगर आप इस जोड़े को देखें तो इनपुट 1 है, आउटपुट 2 है, तो इसका जो इन्वर्स होगा उसके अंदर 2,1 लिखना पड़ेगा। उल्टा कर दो बस, सीधी सी बात, ये इन्वर्स निकल जाएगा आपका। जैसे 3,4 है यहाँ पे, तो इसके इन्वर्स के अंदर क्या लिखेंगे? 4,3। यहाँ पे 7,8 है, इसके इन्वर्स के अंदर हम क्या लिखेंगे? 8,7। ये हमारा इन्वर्स आ गया, सिंपल। समझ रहे हो? एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन है जी, ठीक है, और इसके अंदर जोड़े कुछ इस तरीके से बन रहे हैं, 7 2 5 1, ऐसा जोड़ा बन रहा है। मैंने आपसे कहा कि इसका इन्वर्स बताओ भाई, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? 2 7 1 5। सिंपल, आसान है। मान लो कि एक फंक्शन है मेरे पास एच, ठीक है ना, एक फंक्शन क्या हमारे पास एच फंक्शन है, इसके अंदर कुछ इस तरीके के जोड़े बने हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि भाई इसका इन्वर्स बताओ, क्या हो जाएगा? 2,3 1,5। ठीक है ना, तो अगर आपको दिया गया जो फंक्शन है वो जोड़ों में दे रखा है, तो उसका इन्वर्स बताना बहुत ही आसान है। उसका इन्वर्स बताने के लिए आप क्या करते हैं? इनपुट आउटपुट को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे भी यही चीज़ हुई, यहाँ पर भी यही चीज़ हुई। इनपुट आउटपुट को आप इंटरचेंज कर दीजिए, आपको व्युत्क्रम मिल जाएगा, इन्वर्स मिल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है सर। लेकिन पर्सन आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, इतने आसान आसान पर्सन नहीं मिलेंगे बेटा। ठीक है, पर्सन आपको हार्ड मिलेंगे, थोड़े से हार्ड। पर्सन के अंदर आपको बने बनाए जोड़े नहीं मिलेंगे, पर्सन के अंदर आपको इक्वेशंस मिलेंगे इस तरीके की। आपको इस तरीके की इक्वेशन दे देगा, फिर आपसे कहेगा कि बताओ भाई इसका इन्वर्स बताओ। अब जोड़ों में तो तुम उछल रहे थे ना तुम ज़्यादा, इसका इन्वर्स बता के दिखाओ, तब माने, है ना। क्योंकि जोड़ों का अगर आपको इस इन्वर्स बताना है, अगर आपके पास जोड़े हैं उनका इन्वर्स बताना है, तो उसमें तो कुछ मायने था ही नहीं। लेकिन अगर आपको किसी इक्वेशन का इन्वर्स बताना है, फंक्शन अगर आपको इक्वेशन के रूप में दे रखी है और उसका इन्वर्स बताना है, तब क्या करेंगे वो हमें सीखना है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्टेप है बेटा, इन्वर्स बताने के कुछ स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि जो फंक्शन आपको दे रखा है वो आपका अकैकी और आच्छादक होना चाहिए। अकैकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, तभी आप उसका इन्वर्स फंक्शन बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। किसी भी फंक्शन का अगर आपको इन्वर्स फंक्शन बताना है तो वो आप तभी बता पाओगे जब वो अकैकी और आच्छादक दोनों होगा। ठीक है ना, चाहे तो आप पिछले एग्जाम्पल्स में भी दे सकते हैं। ये जितने भी मैंने फंक्शन लिए थे ना, ये सारे के सारे अकैकी और आच्छादक हैं, देख लो चाहे। दो बच्चों का बाप कोई भी नहीं है इसमें से। ठीक है ना, मतलब एक बच्चे के दो, हाँ एक बच्चे के दो बाप नहीं है इसके अंदर किसी में भी, चेक कर लो चाहे आप। ठीक है,
तो किसी भी फंक्शन का अगर आपको इन्वर्स बताना है तो उसके लिए पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो जो फंक्शन है वो आपका अकैकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। अब ये जो फंक्शन है ना, ये आपका अकैकी भी है और आच्छादक भी है, चाहे तो आप चेक कर लो। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कैसे हम चेक करते हैं कि कोई फंक्शन अकैकी है या फिर नहीं है, कोई फंक्शन आच्छादक है नहीं है, कैसे चेक करते हैं, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है ना। तो आप चाहे इसको चेक करके देख लो, आप पाओगे कि ये जो फंक्शन है अकैकी और आच्छादक है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये होगी। ठीक है, जब आप ये पता कर लो कि वो फंक्शन अकैकी और आच्छादक है, तभी आप उसका इन्वर्स ज्ञात कर सकते हो। अगर वो अकैकी और आच्छादक नहीं है तब आप उसका इन्वर्स ज्ञात नहीं कर सकते। अब हमने ये चेक कर लिया कि ये फंक्शन अकैकी भी है और आच्छादक भी है, इसका मतलब हम इसका इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अब दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप ये होता है कि आप एफ ऑफ एक्स को वाई मान लो। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? एफ ऑफ एक्स को वाई मान लेना। मान लिया जी। हम क्या कर रहे हैं? हम इसका इन्वर्स बता रहे हैं बेटा। इन्वर्स बताने के लिए पहली कंडीशन ये थी जिसमें ये सक्सेसफुल हो गया, दूसरी कंडीशन ये थी जो कि हमने लिख ली। तीसरा स्टेप क्या है कि एक्स को अकेला छोड़ो। जो एक्स है ना उसको अकेला छोड़ो भाई, छोड़ देते हैं। एक्स को अकेला छोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप ये है कि जो आपने एक्स को अकेला छोड़ा है ना, यही आपका इन्वर्स है। एक्स ही आपका इन्वर्स है। ये जो आपकी एक्स की वैल्यू है ना, यही आपकी इन्वर्स है बेटा, है ना। इसको आप कैसे भी लिख सकते हो। एक्स को आप चाहे तो जी वाई लिख दो, आपकी मर्जी है, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे अगर वाई है तो आप इसको चाहे तो आप एफ इनवर्स वाई लिख लो, या फिर आप इसको जी वाई लिख लो, ठीक है ना। इनवर्स को आप किसी भी कोई भी नाम दे सकते हो, चाहे आप एफ इनवर्स एक्स दो, जी वाई दो, आपकी मर्जी है, कुछ भी नाम दे सकते हो। लेट्स से मैंने इसको जी वाई नाम दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? इनवर्स आ गया। समझ रहे हो? ये क्या निकल गया बेटा? इनवर्स निकल गया। वापिस समझो, ये हमारा फंक्शन था, हमसे बोला गया था कि इसका इनवर्स ज्ञात करो, वो हमने ज्ञात कर लिया, जो कि हमारा ये है, ठीक है। ये फंक्शन था और इसका हमने इनवर्स ज्ञात कर लिया। इनवर्स ज्ञात करने के क्या स्टेप हैं वापस बता देता हूँ। पहला स्टेप ये है कि आप ये चेक करेंगे दिया गया फंक्शन अकैकी और आच्छादक है या नहीं है। अगर वो अकैकी और आच्छादक है तभी आप उसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। अब ये जो फंक्शन था ये हमारा अकैकी भी था और आच्छादक भी था, तभी हम इसका इनवर्स ज्ञात कर पाए, ठीक है ना। कोई फंक्शन अगर अगर अकैकी और आच्छादक नहीं है तब उसका इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन वो आप अगले चैप्टर्स में सीखेंगे, अभी नहीं। अभी बस आप इतना ध्यान रखो कि अगर अकैकी और आच्छादक है तभी आप उसका इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा स्टेप क्या था कि एफ ऑफ एक्स को वाई मान लो। हमने यहाँ पर भी यही किया, एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिख दिया बस। तीसरा स्टेप क्या था कि एक्स को अकेला छोड़ो। हमने यहाँ पे भी यही किया, एक्स को अकेला छोड़ दिया। चौथा स्टेप क्या था कि भैया जो आपका एक्स है ना वही आपका इन्वर्स है। बस, एक्स अगर हमारा इन्वर्स है तो उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं अपन, है ना। चाहे तो आप एफ इन्वर्स दे दो नाम, कुछ भी नाम दे दो। मैंने इसको जी नाम दे दिया, है ना। अब जी नाम दे दिया, अब यहाँ पे चूंकि वाई था तो यहाँ पे मुझे वाई लिखना पड़ा, तो इसको मैंने जी वाई नाम दे दिया। तो ये अगर ये फंक्शन है तो इसका इन्वर्स ये है। ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स है बेटा, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या है? इन्वर्स है भैया, इन्वर्स। अब कहेंगे सर ये चलो ये बात तो समझ में आ गई कि कैसे इन्वर्स ज्ञात करते हैं, लेकिन इसका मतलब समझ नहीं आया, वो फील नहीं आया, है ना भाई। चलो ठीक है यार, ये फंक्शन है, समझ में आ गई, ये एक फंक्शन है और ये इसका इन्वर्स फंक्शन है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 2x-5, यहाँ पे y-5/2, इसका मतलब क्या हुआ वो समझ में नहीं आया ना। तो इसका मतलब भी मैं आपको समझाता हूँ, समझिए। जैसे अगर आप इस फंक्शन में देखें, इस फंक्शन में क्या हो रहा था कि जो x थी उसकी 2 से गुणा आ रही थी, 5 जोड़ा जा रहा था। जो इसका इन्वर्स है उसके अंदर सब उल्टा हो रहा होगा। उल्टा कैसे? इसके अंदर 5 घटाया जा रहा होगा, है ना, और 2 से भाग की जा रही होगी। देख रहे हो यहाँ पे फंक्शन के अंदर 2 से गुणा करके 5 जोड़ा गया था, लेकिन जो इसका इन्वर्स था उसके अंदर उल्टा है, 5 घटाया गया फिर 2 से भाग की गई ना। तो पहली बात तो हमें ये समझ में आए कि जो फंक्शन है और जो उसका इन्वर्स फंक्शन है वो एक दूसरे के उल्टे हैं भैया। फंक्शन में अगर हम कोई चीज़ कर रहे होंगे, कोई ऑपरेशन लगा रहे होंगे, तो उसका उल्टा उसके अंदर लगाएंगे। इसके अंदर 5 जोड़ा तो इसके अंदर 5 घटाया, इसके अंदर 2 की गुणा हुई थी तो इसके अंदर 2 की भाग हुई, है ना। पहली बात तो अपने को ये समझ में आई। और बात आपको समझाता हूँ, और कमाल की चीज़ें आपको समझाता हूँ। देखो इस फंक्शन के अंदर आप फोकस करना, इसके अंदर अगर मैं 1 डालता हूँ
एक इनपुट ढालता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा बताएंगे? आप कहेंगे सर 1 दूनी 2 जमा 5 7 मिलेगा जी। ठीक है भाई। इसके अंदर अगर मैं 2 ढालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर 9 मिलेगा 9। इसके अंदर मैं अगर 3 ढालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर आपको मिलेगा 11। समझ रहे हो? थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ लेकिन समझ में आ रहा होगा आपको, है ना? ये जो फंक्शन था हमारा, 1 ढाल रहा हूँ तो 7 मिल रहा है, 2 ढाल रहा हूँ तो 9 मिल रहा है, 3 ढाल रहा हूँ तो 11 मिल रहा है। ठीक है? अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। देखो जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि यार मुझे है ना एक ऐसा फंक्शन बना के दे जिसमें अगर मैं 1 ढालूँ तो 7 मिल जाए, है ना? 2 ढालूँ तो 9 मिल जाए, 3 ढालूँ तो 11 मिल जाए। तो आप मुझे ये फंक्शन पकड़ा दोगे। आप कहोगे लो जी, ये रहा वो फंक्शन जिसके अंदर अगर आप 1 ढालोगे तो 7 मिलेगा, 2 ढालोगे तो 9 मिलेगा, 3 ढालोगे तो 11 मिलेगा, है ना? फिर मैंने आपसे कहा कि यार मुझे एक ऐसा फंक्शन दे, मुझे एक ऐसा फंक्शन दे जिसमें अगर मैं 7 ढालूँ तो 1 मिले। क्या कहा मैंने? 7 ढाल लूँ तो 1 मिले, 9 ढाल लूँ तो 2 मिले, 11 ढाल लूँ तो 3 मिले। तो आप मुझे ये वाला फंक्शन बना के दोगे बेटा। आप चाहे तो चेक कर लो। इसके अंदर अगर आप 7 ढालोगे तो आपको 1 मिलेगा। 7 में से 5 गया 2, 2 बटा 2 क्या होता है? 1 ही होता है। 9 ढालोगे तो 2 मिलेगा, 11 ढालोगे तो 3 मिलेगा। तो जो जो फंक्शन होता है और जो इनवर्स फंक्शन होता है, फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में खास बात क्या है कि फंक्शन तो आपको ये बताता है कि ये इनपुट ढालोगे तो ये आउटपुट मिलेगा। अगर आपके पास इनपुट है और आपको आउटपुट चाहिए तो आप फंक्शन की मदद लेते हो। ठीक है? और अगर आपके पास आउटपुट है और आपको इनपुट चाहिए तब आप इनवर्स फंक्शन की मदद लेते हो। ये चीज है, समझ रहे हो? फंक्शन तो क्या करता है कि अगर आपके पास इनपुट है ना तो वो आपको आउटपुट दे देगा। फंक्शन भाई साहब ये कर देंगे। इनवर्स फंक्शन क्या करेंगे कि अगर आपके पास आउटपुट है तो आपको इनपुट दे देगा। ठीक है? और इनवर्स फंक्शन का रियल लाइफ में भी बहुत बार यूज होता है। रियल लाइफ इन द सेंस कि कंप्यूटर साइंस में, प्रोग्रामिंग में भी बहुत बार यूज होता है। जैसे आपका कभी क्लास 11th का रिजल्ट आया होगा, क्लास 11th का या फिर क्लास 10th का कभी रिजल्ट तो आया ना आपका ऑनलाइन। तो आप क्या करते हैं? वहाँ पे अपना रोल नंबर ढालते हैं। रोल नंबर ढालते हैं, वो आपको क्या देता है? वो आपको रिजल्ट देता है, मार्क्स देता है ना? भाई आप रोल नंबर ढालते हैं, वो आपको क्या देता है? मार्क्स देता है। तो वहाँ पे भी तो इनवर्स फंक्शन का ही तो यूज हुआ कि आपने रोल नंबर ढाला था और आपको क्या मिल गया? मार्क्स मिल गए। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है, समझ में आ गई? अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर सारी चीज़ें तो समझ में आ गई, सारी चीज़ दिमाग में भी घुस गई, लेकिन पहले हमें ये बताओ कि ये अकैकी और आच्छादक का क्या सिस्टम है? आपने कहा कि यार कोई भी फंक्शन का अगर आपको इनवर्स फंक्शन बताना है तो वो अकैकी और आच्छादक होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा क्यों? इसका रीज़न बताओ। इसका रीज़न आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 2 सेट हैं, एक सेट है ए, एक सेट है बी। ए सेट के अंदर एलिमेंट हैं ए बी सी, बी सेट के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4। ए 1 के साथ कनेक्ट है, बी 2 के साथ कनेक्ट है, सी 4 के साथ कनेक्ट है, मान लो, है ना? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये एक फंक्शन है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है फंक्शन। क्यों फंक्शन है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी खाली नहीं है और इसकी हर एक का एक यूनिक इमेज बन रहा है। तो फंक्शन तो है भाई ये, है ना? लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भैया फंक्शन तो है ना? ये फंक्शन हमारा अकैकी भी है लेकिन आच्छादक नहीं है बेटा। आच्छादक नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये खाली है ना। आच्छादक क्या होता है? जिसके अंदर कुछ भी खाली ना हो बी सेट के अंदर। तो ये फंक्शन हमारा अकैकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका इनवर्स फंक्शन नहीं ज्ञात कर पाएंगे, है ना? और चाहे तो आप ट्राई करके देख लो, आप इसका इनवर्स फंक्शन ज्ञात कर ही नहीं पाओगे। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? इनवर्स फंक्शन के अंदर हम इनपुट को आउटपुट बना देते हैं, आउटपुट को इनपुट बना देते हैं। तो जो इसका इनवर्स फंक्शन हम ज्ञात करने की सोचेंगे भी अगर, तो इनपुट बन जाएगा हमारा बी, आउटपुट बन जाएगा हमारा ए। यही मैंने बताया था कि इनवर्स फंक्शन के अंदर इनपुट को आउटपुट बना देते हैं, आउटपुट को इनपुट बना देते हैं। तो अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन ज्ञात करने की सोचूंगा भी तो मुझे बी को इनपुट बनाना पड़ेगा और ए को आउटपुट बनाना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा जी, इसको लेट से मैं जी नाम देता हूँ। बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या थे? 1 2 3 4। ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या थे? ए बी सी। ए 1 से कनेक्ट था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 ए से कनेक्ट हो जाएगा। बी 2 से कनेक्ट था तो 2 बी से कनेक्ट हो जाएगा। सी 4 से कनेक्ट था तो 4 सी से कनेक्ट हो जाएगा, है ना? अब आप में से कई बच्चे कह देंगे सर देखो आ गया इनवर्स। बेटा इनवर्स नहीं आया है, मैंने उसको क्या कहा था कि यार मुझे इनवर्स फंक्शन चाहिए।
अगर आप ध्यान से देखें तो ये फंक्शन ही नहीं है। कहाँ है फंक्शन? 3 खाली रह गया भाई। अगर ये आच्छादक होता ना तब मैं इसका इन्वर्स निकालता तो वो फंक्शन बनता ही बनता। ठीक है ना, ये हमारा फंक्शन ही नहीं है। अगर ये फंक्शन ही नहीं है तो ये इन्वर्स फंक्शन कहाँ से हो जाएगा भाई? समझ रहे हो ना? इन्वर्स फंक्शन तभी होगा जब वो फंक्शन होगा। ये फंक्शन ही नहीं है तो इन्वर्स फंक्शन कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, तो यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन एकाकी और आच्छादक दोनों हैं, एकाकी भी है और आच्छादक भी है, दोनों हैं, तभी आप उसका इन्वर्स फंक्शन ज्ञात कर सकते हो। इन्वर्स फंक्शन ज्ञात करना है, इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स का कोई अकेला का कोई मतलब नहीं है, इन्वर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है ना, इन्वर्स फंक्शन तभी निकलेगा जब दिया गया फंक्शन एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा, दोनों होने चाहिए, तभी आप उसका इन्वर्स फंक्शन ज्ञात कर पाओगे। अगर दोनों में से एक की भी कमी है ना, तब आप उसका इन्वर्स फंक्शन ज्ञात नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एकाकी तो था लेकिन आच्छादक नहीं था, तो इन्वर्स फंक्शन नहीं ज्ञात कर पाए क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं बना। तो इन्वर्स फंक्शन की है ना प्रॉपर परिभाषा भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो परिभाषा। परिभाषा में 2-3 चीजें आपको पता चलेंगी ना, इसलिए देखो, माना एफ ए से बी में एकाकी और आच्छादक फलन है। एफ एक फंक्शन है जो कि ए से बी में है, जो कि एकाकी भी है और आच्छादक भी है। ठीक है, तो जो इसका इन्वर्स होगा, उस इन्वर्स को मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं। आप चाहें तो एफ इन्वर्स नाम दे दीजिए, चाहे आप जी नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लो मैं उसको जी नाम देता हूं, तो जो इसका इन्वर्स होगा वो बी से ए में फलन होगा, है ना। तो जो जी है ना, वो इस एफ का व्युत्क्रम कहलाएगा यदि, कंडीशन है बेटा, यदि, कंडीशन समझना। देखो, एक फंक्शन आपका एफ जो कि ए से बी में डिफाइन है, एक फंक्शन आपका जी जो कि बी से ए में डिफाइन है, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का व्युत्क्रम कब कहलाएंगे? वो कंडीशन देखिए, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का व्युत्क्रम तब कहलाएंगे जब एफ फंक्शन के अंदर एक्स की जो इमेज है वो वाई हो। एफ फंक्शन के अंदर अगर एक्स की इमेज वाई है तो जी फंक्शन के अंदर y की इमेज x होनी चाहिए, तभी आप उसको एक दूसरे का व्युत्क्रम बोल लेंगे। एग्जांपल देखिए भैया, एक सेट है a से b, इन दोनों के बीच में फंक्शन डिफाइन है x। a सेट के अंदर एलिमेंट है x, इन दोनों के बीच में फंक्शन डिफाइन है f। a सेट के अंदर एलिमेंट है x, b सेट के अंदर एलिमेंट है y, x की इमेज है बेटा y। ठीक है, अच्छा एक सेट और ले लिया b से a, है ना, इस फंक्शन को अपन j नाम बोल देते हैं। यहाँ पे y एलिमेंट है, y एलिमेंट की इमेज है x। अब ये दोनों के दोनों फंक्शन एक दूसरे के व्युत्क्रम है या नहीं है? बताइए मुझे, पहले देख करके बताइए, क्या ये दोनों के दोनों फंक्शन एक दूसरे के व्युत्क्रम है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के व्युत्क्रम क्यों है भैया? अभी बता देते हैं। ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के व्युत्क्रम इसलिए हैं क्योंकि एफ फंक्शन के अंदर जो एक्स की इमेज है वो अगर वाई है, तो जी फंक्शन के अंदर वाई की इमेज जो है वो एक्स होनी चाहिए, और जो कि यहाँ पे है ना। मैंने आपसे क्या कहा कि दो फंक्शन एक दूसरे का व्युत्क्रम कब कहलाएंगे? वो तब कहलाएंगे कि अगर अगर एफ फंक्शन के अंदर एक्स की इमेज अगर वाई है तो जी फंक्शन के अंदर वाई की इमेज एक्स होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जहाँ पे एक्स बिलोंग करता है ए से और वाई बिलोंग करता है बी से। ये इसकी डेफिनेशन है बेटा। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाती है चीजें। कोई दो फंक्शन एक दूसरे के व्युत्क्रम कब कहलाएंगे? अगर एफ फंक्शन के अंदर एक्स की इमेज वाई है तो जी फंक्शन के अंदर वाई की इमेज एक्स होनी जरूरी है, तभी वो एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। सिंपल सी बात, समझ में आ गई? एक और डेफिनेशन है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है ना, उसके क्वेश्चन थोड़े अलग है ना, वो डेफिनेशन बताऊंगा फिर उसके क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो इस डेफिनेशन से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। करें शुरुआत। समझ में आया कि व्युत्क्रम फलन क्या होता है, किसका व्युत्क्रम फलन ज्ञात कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते हैं, व्युत्क्रम फलन का मतलब क्या है ना, उसकी फीलिंग क्या है बेसिकली। जब हम कहते हैं कि भैया ये एक फंक्शन है और ये इसका इन्वर्स फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना, एरे डायग्राम से भी मैंने आपको समझा दिया, तो सारा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब इससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। चलिए, अब ये वाला प्रश्न देखिए भाई, आसान प्रश्न से शुरुआत करेंगे,
है ना। एनसीईआरटी के भी प्रश्न लूंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के प्रश्न लूंगा, ठीक है। एक सेट दे रखा है ए, एक सेट दे रखा है बी। ए से बी में एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है जो कि कुछ इस तरीके से है कि भैया एक्स की जो इमेज है ना फंक्शन एफ के अंतर्गत वो 2x के बराबर है। ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है। हमें एफ भी बताना है और एफ इनवर्स भी बताना है। बहुत सिंपल है। कैसे बताओगे? तो हमें क्या दे रखा है, हमें एफ ऑफ एक्स बराबर 2x, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या रखा है कि जो f है ना वो a से b में फंक्शन है, ये भी अपने को दिया हुआ है। अब अगर f a से b में फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन के अंदर जोड़े बनेंगे, है ना। और उन जोड़ों में जो पहला जो घटक होगा ना उन जोड़ों का वो a सेट से बिलोंग करेगा और जो दूसरा घटक होगा वो b सेट से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। अब a सेट के अंदर एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4, तो उसको अपन यहां पे ढाल देते हैं। 1 ढालेंगे, 2 ढालेंगे, 3 ढालेंगे और 4 ढालेंगे। जब हम इस फंक्शन के अंदर 1 पुट करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 2। 2 पुट करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 4। 3 पुट करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 6। 4 पुट करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 8। ये मिला। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस फंक्शन के अंदर कौन से जोड़े हैं भैया, इस फंक्शन के अंदर जोड़े हैं 1,2, 2,4, 3,6 और 4,8, है ना। फंक्शन के अंदर अपने को जोड़े लिखने थे क्योंकि जो इक्वेशन के अंदर इक्वेशन के रूप में फंक्शन था वो तो दे ही रखा था हमसे, फिर भी एफ की वैल्यू पूछी थी। एफ की वैल्यू मतलब कि हमें फंक्शन जो है वो जोड़े के रूप में लिख के दिखाने थे, दिखा दिए। एफ लिख दिया, अब एफ इनवर्स लिख दो भाई। एफ इनवर्स क्या होता है, जोड़ों में एफ इनवर्स ज्ञात करना तो वो तो बहुत आसान है। जोड़ों में एफ इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, उल्टा कर दो भैया, 2 1 4 2 6 3 8 4, हो गया एफ इनवर्स, कहानी खत्म। बस सिंपल ऐसे करना था। वापस समझ लो, हमें एफ और एफ इनवर्स बताना था, तो सबसे पहले एफ बताया, उसके बाद एफ इनवर्स बताने के लिए इन जोड़ों को उल्टा कर दिया, एफ इनवर्स आ गया, सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये वाला उदाहरण देखो, एनसीईआरटी का है। क्या क्या कि मान लो कि एक सेट है एस जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। हमें निर्धारित करना है कि क्या नीचे परिभाषित फलन एस से एस के प्रतिलोम फलन है, क्या नीचे परिभाषित, अच्छा ठीक है। हमें दिखाना है कि हमें ये बताना है कि क्या ये जो नीचे फलन दे रखे हैं क्या ये प्रतिलोम फलन है या नहीं है। प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन है या नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये बताना है कि क्या इनका प्रतिलोम संभव है या नहीं है, क्या हम इनका इनवर्स निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, ये हमें बताना है। समझ लो, प्रतिलोम फलन का मतलब क्या है, प्रतिलोम फलन उस फलन को बोलते हैं जिसका प्रतिलोम निकाला जा सके, है ना। तो हमें यह बताना है कि क्या इनका प्रतिलोम निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता, इन तीनों का, ठीक है। अगर निकाला जा सकता है तो एफ इनवर्स याद करके दो, ठीक है। कर लेते हैं, आसान है। कैसे करेंगे, तो हमें समुच्चय क्या दे रखा है, समुच्चय हमें दे रखा है 1 2 3। फंक्शन डिफाइन है हमारा एस से एस में, ठीक है। तो पहले हम ए वाला पार्ट कर रहे हैं भैया, ये वाला फंक्शन हमें क्या दे रखा है, इसके अंदर हमें दे रखा है 1,1 2,2 3,3। आप चाहें तो एरे डायग्राम बना सकते हैं, आपको ना समझ में आए तो चीजें। जब आप एरे डायग्राम बनाएंगे तो आप पाएंगे कि ये जो फंक्शन है ना ये अकैकी भी है और आच्छादक भी है ना। बना लेते हैं, चलो। एस से एस में फंक्शन डिफाइन है ना, 1 2 3 1 2 3, 1 1 से कनेक्ट है, 2 2 से कनेक्ट है, 3 3 से कनेक्ट है। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ये अकैकी भी है और आच्छादक भी है। तो बस इस बात को लिख दो, क्योंकि यह फलन अकैकी और आच्छादक है, अकैकी भी है बेटा और आच्छादक भी है। और अगर कोई फलन अकैकी और आच्छादक दोनों होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा प्रतिलोम फलन होता है। उसका प्रतिलोम निकाला जा सकता है। जिस फलन का व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सके उसको अपन व्युत्क्रमणीय फलन बोलते हैं, या फिर प्रतिलोम फलन बोलते हैं, या फिर इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, कुछ भी कह दो, ठीक है। तो चूंकि हम क्या देख रहे हैं कि इस फंक्शन का हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं, तो इसलिए क्या हमारा प्रतिलोम फलन है। तो यह प्रतिलोम फलन है, इस बात को लिख दो, बस हो गया। आसान था, ऐसे करना था। ये ए पार्ट किया, ऐसे बी पार्ट करो, ऐसे सी पार्ट करो, खुद ब खुद करो बी और सी पार्ट, कर लोगे।
बिल्कुल यही यही भाषा लिख रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखवाई है। कर लोगे ना? अगला उदाहरण देखते हैं। अब ये वाला उदाहरण देखो भाई, कह रखा है कि एक फंक्शन है जो कि यहां से यहां में डिफाइंड है, ठीक है ना, ये प्रांत है, ये सह प्रांत है। एक की इमेज ए है, दो की इमेज बी है, तीन की इमेज सी है, ठीक है। एफ इनवर्स ज्ञात करना है और हमें सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स का इनवर्स एफ है। बहुत सिंपल है, जो देर क्या पहले उसको लिख लो। जो फंक्शन है वो इस सेट से लेकर के इस सेट में डिफाइन है, ये पहली बात दे रखी है। दूसरी बात क्या दे रखी है कि एक की इमेज ए है, इसको है ना एरे डायग्राम बना लेता हूं, है ना, ठीक है ना, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसको लेट से कुछ भी नाम दे दो, चाहे तो इस सेट को ए सेट नाम दे दिया, इसको बी सेट नाम दे दिया, तो 1 2 3 ए बी सी, ठीक है। एक की इमेज क्या दे रखी है, ए दे रखी है, दो की इमेज बी दे रखी है और तीन की इमेज सी दे रखी है। ये अपने को गिवन है प्रश्न में, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, ठीक है। हमें एफ इनवर्स बताना है, चलो बता देते हैं। तो सबसे पहले तो हम एफ बता देते हैं। एफ में हम क्या देखेंगे, जोड़े बनेंगे 1 कोमा ए, 2 कोमा बी, 3 कोमा सी। ये हमारा एफ बन गया। एफ इनवर्स बता दो। एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ए कोमा 1, बी कोमा 2, सी कोमा 3, है ना। अब क्या कह रखा है, हमें दर्शाना है कि एफ इनवर्स का इनवर्स एफ के बराबर है। वापिस से इसका इनवर्स ज्ञात कर लो फिर, है ना। एफ इनवर्स का वापिस से इनवर्स ज्ञात कर लो ना। इसका अगर आप वापिस से इनवर्स ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 कोमा ए, 2 कोमा बी और सी, 3 कोमा सी। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, साफ साफ खुली खुली आंखों से अपने को दिख रहा है कि भैया जो एफ है, जो एफ है और जो एफ इनवर्स का इनवर्स है वो दोनों बराबर आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ एफ बराबर आ रहा है किसके, एफ इनवर्स के इनवर्स के। और यही हमें प्रूफ करना था, हो गया बस। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये आपका, आसान था, कर लेंगे। अगला उदाहरण देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रखा है, क्या रखा है कि एफ एक फंक्शन है जो कि रियल टू रियल में डिफाइन है, ठीक है भाई। एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x प्लस 7 के। हमें सिद्ध करना है कि एफ जो है ना वो अकैकी भी है और आच्छादक भी है, ठीक है, और एफ का व्युत्क्रम भी बताना है। सिंपल है, जो दे रखा है पहले उसको लिख लो। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो फंक्शन है वो रियल टू रियल में डिफाइन है। जो एफ ऑफ एक्स है वो बराबर है 2x प्लस 7 के। हमें दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये अकैकी भी है और आच्छादक भी है। कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले अकैकी दर्शाते हैं। पिछले क्लास में सिखाया था मैंने आपको, अकैकी दर्शाने के लिए क्या स्टेप होता था। आप मान लेते थे कि कोई दो एलिमेंट है ए और बी और उनकी इमेज बराबर है, ऐसा हम मानते थे। माना ए की इमेज और बी की इमेज बराबर है, ये हमने मान लिया। जहां पे ए और बी क्या है भैया, जहां पे ए और बी क्या है, ए और बी बिलोंग करते हैं प्रांत से, ठीक है। अब एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2a प्लस 7। एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2b प्लस 7। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ए बराबर बी आ गया बेटा। हम यहां से चले थे, और अपन यहाँ पे पहुंच गए। अगर हम यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो हम उसको अकैकी फलन बोलते हैं। तो ये बात लिख देंगे हम कहेंगे कि यहाँ पे हम एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, यहाँ से चल करके ए बराबर बी पे पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि यह जो है ना ये हमारा अकैकी फलन है भैया, ठीक है। अकैकी तो हमने दर्शा दिया। अब हमें दर्शाना है कि ये हमारा आच्छादक फलन भी है, उसको भी दर्शा देते हैं। आच्छादक फलन दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था। आच्छादक फलन दर्शाने के लिए हमें सहप्रांत और परिसर को बराबर दिखाना होता है। अगर सहप्रांत और परिसर बराबर आ जाते हैं तब वो आच्छादक फलन होता है। तो उसके लिए हमें पहले मानना पड़ेगा, हमें एफ ऑफ एक्स को वाई मानना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स को क्या मानना पड़ेगा, वाई। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स को वाई मान लेंगे तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वाई बराबर 2x प्लस 7। अब हमें अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा मन ही मन में कि भैया यहाँ पे y की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। तो आप कहेंगे सर x पर तो कोई भी ऐसा लिमिटेशन कुछ नहीं है, तो y की कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो हमारे मन ने क्या जवाब दिया, हमारे मन ने जवाब दिया कि भैया कोई भी रियल नंबर इसका वैल्यू आ सकता है। अब हमें इसको फॉर्मूले से भी चेक करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था
कि जब आप परिसर ज्ञात करते हैं तो आप उसको दिमाग में भी ज्ञात करते हैं, फॉर्मूले से भी ज्ञात करते हैं। दिमाग से तो हमने ज्ञात कर लिया, सारे के सारे रियल नंबर आ रहा है परिसर। अब फॉर्मूले से भी ज्ञात कर लेते हैं। फॉर्मूले से ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, एक्स को अकेला छोड़ना होता है। तो ये कुछ ऐसा हो गया, है ना। अच्छा जी, फिर हमें क्या अपने आप से वापस से क्या सवाल पूछना होता है, अपने आप से ये सवाल पूछना होता है कि भैया हम यहाँ पे y की क्या क्या वैल्यू ढाल सकते हैं। यहाँ पे हम ये पूछते हैं कि y की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, और यहाँ पे हम ये पूछते हैं कि y की क्या क्या वैल्यू ढाल सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या क्या वैल्यू y की ढाल सकते हैं। आप कहेंगे सर पॉजिटिव ढालो, नेगेटिव ढालो, जीरो, कुछ भी ढाल सकते हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा परिसर क्या आ रहा है, सारे के सारे रियल नंबर आ रहे हैं। जब हमने दिमाग से सोचा तब भी सारे के सारे रियल नंबर आए थे, जब हमने फॉर्मूले से निकाला तब भी सारे के सारे रियल नंबर आ रहे हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं अपन, कॉमन पार्ट। इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा, सारे के सारे रियल नंबर। यानी कि हमारा जो परिसर है वो क्या है, सारे के सारे रियल नंबर। इस बात को लिख देंगे बस। हम कह देंगे भैया कि यहाँ परिसर जो है वो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। और सहप्रांत हमारा क्या था, सहप्रांत भी यही था मेरे ख्याल से। देखिए सारे के सारे रियल नंबर था। तो यहाँ पे परिसर भी सारे के सारे रियल नंबर है और सहप्रांत भी सारे के सारे रियल नंबर है। और जब परिसर और सहप्रांत बराबर हो जाते हैं तब वो हमारा आच्छादक फलन कहलाता है। तो इसका मतलब यह है आच्छादक फलन है। ये जो मैंने रियल नंबर यहाँ पे लिखे थे ना, वो मैं सिर्फ रफ का लिए लिख रहा था, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था ऐसा रियल नंबर, वो रफ का काम था बेटा, इसलिए मैं उसको मिटा दिया हूँ। ठीक है ना। तो यह आच्छादक फलन है। तो हमने ये दिखा दिया कि भैया ये हमारा जो फलन है ये हमारा अकैकी भी है और आच्छादक भी है, ये हमें दर्शाना था। अगर कोई फलन अकैकी और आच्छादक होता है तो उसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है ना। तो हम इसका व्युत्क्रम भी ज्ञात कर लेते हैं। इसका व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे, लिख देंगे हम यहाँ पे f का व्युत्क्रम, ऐसे ऐसे हेडिंग ढाल करके साफ साफ लिख देना। आप देख रहे हो मैंने कितना जचा जचा के लिखा है। आप भी देखो, मैंने सबसे पहले अकैकी दिखाया, फिर आच्छादक दिखाया, अब मैं f का व्युत्क्रम दिखा रहा हूँ निकाल के। तो ऐसे जचा जचा करके लिखोगे ना तो ठीक रहेगा, प्रॉपर बातें लिख करके। तो f का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करोगे भैया, क्या तरीका बताया था आपने, कहा था सर आपने है ना 4 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप ये था कि भैया अकैकी और आच्छादक को चेक करना होता है, वो हमने चेक कर लिया। दूसरा तरीका ये था कि fx को y मानना होता है ना। वो भी अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे वो मान ली थी वो चीज़, ठीक है। नहीं तो ये आप यहाँ से भी डायरेक्टली कह सकते हो, क्योंकि आधा स्टेप तो हमने यहाँ पे पूरा कर ही लिया था, है ना। तो आप यहीं से डायरेक्टली एफ इनवर्स की वैल्यू भी बता सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माना, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये चीज़, माना जी वाई एफ का व्युत्क्रम है। मैंने ये मान लिया कि जी वाई जो है वो एफ का क्या है, व्युत्क्रम है, ठीक है। अगर जी वाई एफ का व्युत्क्रम है तो इस एक्स की जगह में क्या लिख दूंगा, जी वाई लिख दूंगा, क्योंकि जो एक्स का मान आता है ना, जब आप एक्स को अकेला छोड़ते हैं, 3-4 स्टेप तो यहीं पे फॉलो हो गए। जब आप एक्स को अकेला छोड़ते हैं तो वो एक्स जो है ना वही आपका व्युत्क्रम कहलाता है। तो जो एक्स है ना यही हमारा व्युत्क्रम है। तो हमने कह दिया कि जी वाई जो है वो एफ का व्युत्क्रम है, ये हमने मान लिया। तो एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, जी वाई लिख देंगे। तो जी वाई बराबर क्या आ गया, वाई माइनस 7/2 आ गया। थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको, ये हमारा व्युत्क्रम आ गया, ठीक है। अब अगर आप अपनी बुक में चेक करेंगे तो बुक में हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा दे रखा हो, एफ इनवर्स एक्स, थोड़ा छोटा दिखेगा बेटा, समझ जाना, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 7/2 ऐसा दे रखो, तब भी ठीक है। यहाँ पे बस जी वाई की जगह अपने एफ इनवर्स एक्स लिख दिया, यहाँ पे अगर एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे एक्स लिख दिया जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ तक छोड़ दें, चाहे आप यहाँ तक छोड़ दें, आपकी इच्छा है। कोई कोई ये कहने वाला नहीं है कि आपका गलत है, समझ में आ गई। तो मैं तो यहीं तक छोड़ दूंगा भाई, चाहे पीछे कुछ लिखता हो। ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोनो दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गई। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर, अगला उदाहरण देखते हैं। अब ये वाला प्रश्न देखो भाई, इसके अंदर हमें स्पेशल कह रखा है कि एफ इनवर्स एक्स ही बताओ, बता देंगे क्या दिक्कत है। तो हमें पहले कह दिया कि एक फंक्शन है जो कि रियल टू रियल में डिफाइन है, ठीक है। ये जो फंक्शन है अकैकी भी है, आच्छादक भी है, ये भी बात अपने को पहले दे रखी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात दे रखी है ना। अगर नहीं दे रखी होती तब हम ये दिखाते कि अकैकी और आच्छादक है, तब हम उसका फिर एफ इनवर्स ज्ञात करते हैं। लेकिन ये बात दे रखी है तो हम इसका एफ इनवर्स तुरंत ज्ञात कर लेंगे, क्या दिक्कत है। इसका एफ इनवर्स कैसे ज्ञात करोगे, तो एफ इनवर्स ज्ञात करने का स्टेप क्या बताया था कि सबसे पहले ये चेक करोगे अकैकी और आच्छादक है या नहीं है। तो वो तो हमें यहाँ पे दे रखा है अकैकी और आच्छादक है, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप क्या था कि एफ ऑफ एक्स को वाई मान लो, मान लेते हैं, माना एफ ऑफ एक्स बराबर वाई।
तो हो जाएगा y बराबर एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स को अकेला छोड़ो, y माइनस 3 इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y माइनस 3 का क्यूब रूट हो जाएगा, पावर में क्यूब लगेगा इसके, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे पावर में क्यूब लगता है बेटा, क्योंकि क्यूब है ना तो यहाँ पे क्यूब लगता है। तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू आई है, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा क्या होता है भैया, इनवर्स होता है ना। तो x की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको लेट से x की जगह लेट से मैं लिख देता हूँ gy, या फिर क्योंकि यहाँ पे f इनवर्स x निकालना है ना, तो आप एक काम करो, x की जगह आप लिख दो f इनवर्स y, लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये चीज़ लिख के दिखानी पड़ेगी, डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं वैसे, लेकिन लिख के दिखा देंगे तो और अच्छा रहेगा। माना f इनवर्स y, f इनवर्स y f का, ये जो फंक्शन था ना हमारा f, इसका व्युत्क्रम है, ये हमने मान लिया। तो अगर f इनवर्स y f का व्युत्क्रम है तो इस x की जगह क्या लिख दूंगा, f इनवर्स y लिख दूंगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस 3 का क्यूब रूट इक्वल टू x की जगह f इनवर्स y। समझ रहे हो भाई, f इनवर्स y बस नाम है, जैसे पिछला प्रश्न था उसके अंदर हमने gy माना था, क्योंकि इनवर्स को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, gy hy कुछ भी नाम दे सकते हो। तो पिछली बार हमने gy मान लिया था, अब की बार क्वेश्चन में क्या है कि f इनवर्स x की वैल्यू पूछी है, तो इसलिए मैंने क्या किया, f इनवर्स y मान लिया। अब आप कह देंगे सर आपने f इनवर्स x क्यों नहीं माना, आपने f इनवर्स y माना, आप f इनवर्स x ही मान लेते डायरेक्टली। बेटा f इनवर्स x डायरेक्टली नहीं मान सकता था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में y था, इसलिए मैंने f इनवर्स y मानना है। समझो, पिछली बार भी gy इसलिए माना था क्योंकि वहां पे लेफ्ट साइड में y था, यहाँ पे जो वेरिएबल होगा ना उसी के हिसाब से आपको व्युत्क्रम मानना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे अगर x होता तो मैं यहाँ पे f इनवर्स x डायरेक्टली लिख देता, क्या दिक्कत थी, लेकिन चूंकि यहाँ पे y है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि माना f इनवर्स y माना f इनवर्स y f का व्युत्क्रम है, इसलिए मैं लिखा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे f इनवर्स x की वैल्यू चाहिए, क्या दिक्कत है, दोनों तरफ x लगा दो बस, जहाँ पे y है वहाँ पे बस x लिख दो ना भाई। f इनवर्स y की वैल्यू अगर ये है, अगर मैं आपसे कहूँ कि f इनवर्स x की वैल्यू बताओ, तो जहाँ पे y है वहाँ पे x लिख दो बस, कहानी खत्म। ये आपका क्या आ गया, ये आपका भैया इनवर्स निकला है, सिंपल, समझे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस प्रश्न को आपको खुद ब खुद करना चाहिए। क्या क्या रखा है कि एक फंक्शन है जो कि रियल टू रियल डिफाइन है, फंक्शन हमें दे रखा है ये, हमें दर्शाना है कि f जो है ना व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय दर्शाने के लिए अपने को क्या दिखाना पड़ेगा कि वो अकैकी भी है और आच्छादक भी है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन अकैकी और आच्छादक होता है तभी वो व्युत्क्रमणीय होता है, ठीक है ना। तो बस दिखा दो ये फंक्शन आपका अकैकी भी है और आच्छादक भी है, इसको खुद ब खुद दिखाओ फिर अपने आप। उसको दिखाने के बाद एफ इनवर्स याद कर लेना। जो उदाहरण नंबर 4 था, चौथा इससे पिछले से पिछला उदाहरण था, वो भी इसी तरीके का था बिल्कुल, है ना। तो इस उदाहरण को आप खुद ब खुद कर सकते हैं, और मैं आशा करूंगा कि आप वीडियो पॉज करके खुद ब खुद इसको करें, है ना, खुद ब खुद करें, उसके बाद देखें। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कर लिया होगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे अकैकी दिखाना है ना, दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है। अकैकी, अकैकी के लिए मैं मान लूंगा कि भैया दो एलिमेंट हैं ए और बी, और उनकी इमेज बराबर है, जहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी प्रांत से बिलोंग करते हैं, ये हमने मान लिया। तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3a माइनस 7, एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा 3b माइनस 7, -7 से -7 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, ए और बी बराबर आ गए। तो अपन कहाँ से चले थे, हम चले थे सर जी एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी से, और हम कहाँ पे पहुँच गए, ए बराबर बी पे पहुँच गए। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भैया यह है अकैकी फलन है, ठीक है। अकैकी हमने दिखा दिया। अब हम दिखाते हैं कि हमारा आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन कैसे दिखाएंगे भाई, आच्छादक फलन दिखाने के लिए अपन एफ एक्स को वाई मान लेंगे। अगर हम एफ एक्स को वाई मान लें तो ये जो इक्वेशन ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सर वाई बराबर 3x माइनस 7। अब हमें अपने आप से सवाल पूछना है मन ही मन में कि यहाँ पे y की क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं।
आपके अनुसार एक्स पे कोई लिमिटेशन तो है नहीं, तो वाई की कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तुम्हारे मन ने कहा कि भैया सारे के सारे रियल नंबर आ सकते हैं। अब फॉर्मूले के हिसाब से भी देखना पड़ेगा, वाई प्लस 7/3 बराबर एक्स। अब अपने आप से पूछे कि यहाँ पे वाई की क्या क्या वैल्यू ढाली जा सकती है ना, कुछ भी पूछ लीजिए, वाई के बारे में पूछना है बस। तो आप कहेंगे सर वाई की वैल्यू क्या क्या ढाली जा सकती है? हाँ जी, कुछ भी ढालो, कोई समस्या की बात नहीं है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? सारे के सारे रियल नंबर। तो यहाँ पे प्रांत, यहाँ पे परिसर क्या हो गया? सारे के सारे रियल नंबर हो गए। और यही हमारा मेरे ख्याल से सहप्रांत भी था। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर बराबर हैं, तो यह आच्छादक फलन है। ठीक है ना, तो आच्छादक फलन भी हमने चेक कर लिया। अब अगर ये एकाकी और आच्छादक है तो इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय भी है, इसका व्युत्क्रम संभव है ना। तो ये लिख दो यहाँ पे, चूंकि यह एकाकी और आच्छादक है, यह फलन, फलन लिख देना बेटा यहाँ पे, यह फलन एकाकी और आच्छादक है, तो यह व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बता दो, सिंपल अपना, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं ना अच्छी तरह से तो f का व्युत्क्रम, हेडिंग डाल लेना ना, f का व्युत्क्रम, साफ साफ लिखोगे तो बढ़िया रहेगा ना। देखो मैं वैसे लिख रहा हूँ जैसे आपको एग्जाम में लिख के आना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एकाकी दिखाया, एकाकी दिखाया, फिर आच्छादक दिखाया, है ना। एकाकी आच्छादक दिखाने के बाद फिर मैंने ये बताया कि भैया ये एकाकी भी आच्छादक भी है, इसलिए ये व्युत्क्रमणीय फलन है ना। हमें ये दर्शाना था, हमें ये दे नहीं रखा था। अगर हमें ये दे रखा होता ना तब ये मैं लाइन नहीं लिखता बेशक। हमें दिखाना था कि व्युत्क्रमणीय है, तो मैंने ये बात लिख दी कि भैया या क्या भी आच्छादक भी, तो व्युत्क्रमणीय तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। व्युत्क्रमणीय है तो एफ इनवर्स ज्ञात करना था अपने को, तो एफ इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम कह देंगे माना, हमें इसने कहा है कि एफ इनवर्स ज्ञात करो, ठीक है जी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम कहेंगे माना एफ इनवर्स वाई, डायरेक्टली मान लो एफ इनवर्स वाई मान लो, क्योंकि यहाँ पे एफ इनवर्स लिखा हुआ है ना। तो माना एफ इनवर्स वाई, माना एफ इनवर्स वाई एफ का व्युत्क्रम है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स किस गए, एफ इनवर्स वाई लिख देंगे डायरेक्टली, क्योंकि आधा स्टेप तो यहाँ पे फॉलो हो ही गया था ना, इसको बार बार करने की जरूरत क्या है, बस हो गया, ये हमारा इनवर्स निकल गया। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता ना कि एफ इनवर्स एक्स निकालो, तब अपन एफ इनवर्स एक्स निकाल देते, इसके बाद वाई की जगह एक्स लिख देते, यहाँ पे भी एक्स लिख देते। अगर ऐसा क्या लिखा होता तो, है ना। इसने बस ये क्या रखा है कि एफ का व्युत्क्रम निकालो, तो इसलिए बस हमने एफ इनवर्स वाई मान करके निकाल दिया, है ना। अब ये देखो एफ इनवर्स, एफ का व्युत्क्रम निकालने को बोला ना, तो जरूरी नहीं कि एफ इनवर्स वाई करो, आप चाहे तो जी वाई मान के भी कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एफ इनवर्स वाई कर लिया, मैं चाहता तो जी वाई भी कर लेता। हाँ अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि यार एफ इनवर्स एक्स निकालो, तब मुझे ऐसे ही करना पड़ता। फिर अगर यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स ही लिखा होता तब मुझे ऐसे ही करना पड़ता बेटा। समझ में आ गई? कर लेंगे, अगला उदाहरण देखते हैं। अब ये वाला प्रश्न देखो भाई, इसके अंदर क्या कह रखा है कि एक फंक्शन है जो कि रियल -0 से लेकर के रियल -0 तक डिफाइन है, ठीक है। रियल से रियल में डिफाइन नहीं है, रियल -0, यानी रियल से रियल में डिफाइन, लेकिन जीरो नहीं लेना आपने, ये बात कह रखी है। क्यों नहीं जीरो लेना भाई? क्योंकि जीरो लोगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा ना, इसलिए इन्होंने ये बात पहले कह रखी है, ठीक है। हमें दर्शाना है कि ये जो फंक्शन है ना ये व्युत्क्रमणीय है, पहले तो ये दिखाना है, फिर उसके बाद इसका जो इन्वर्स है वो इसके ही बराबर है, ये दिखाना है। सिंपल है। कैसे करेंगे? वीडियो पोस्ट कर खुद ब खुद ट्राई कर लो, व्युत्क्रमणीय के लिए तो, व्युत्क्रमणीय के लिए तो आप खुद ब खुद भी ट्राई कर सकते हो ना। तो सबसे पहले हम एकाकी निकालेंगे भाई। एकाकी के लिए क्या करना होता है, कोई दो एलिमेंट मान लेते हैं ए और बी, और उनकी इमेज बराबर माननी होती है। माना ए और बी कोई दो एलिमेंट है, उनकी इमेज बराबर है, जहाँ पे ए और बी क्या है, समुच्चय, जहाँ पे ए और बी क्या है, ये जो हमारा प्रांत है इसके एलिमेंट है, प्रांत हमारा है रियल -0, ठीक है। तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा 3/a, एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा 3/b, एक एक पे कट गए 3 3, इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो a बराबर b आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ से चले थे, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, यहाँ से हम चले थे और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ना ये हमारा एकाकी फलन तो है भाई,
ठीक है, क्या दिखा दिया। अब हमें दिखाना है कि आच्छादक है। आच्छादक कैसे दिखाएंगे? आच्छादक के लिए तरीका क्या था? आच्छादक के लिए तरीका ये था कि आप मान लेंगे, आप एफ ऑफ एक्स को वाई मान लेंगे। जब आप एफ ऑफ एक्स को वाई मान लेंगे तो ये जो इक्वेशन है क्या हो जाएगी, वाई बराबर 3/x, है ना, y बराबर 3/x। फिर आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है भाई? क्या 0 आ सकती है कभी y की वैल्यू? y की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, बाकी सब कुछ आ सकता है, आप चाहे तो ट्राई करके देख लो, है ना। तो जब हमने मन में सोचा तो हमने मन में क्या पाया कि भैया 0 के अलावा कुछ भी आ सकती है y की वैल्यू, है ना। अब अपन इसको फॉर्मूले से भी कर लेते हैं। फॉर्मूले से करने के लिए x को अकेला छोड़ना पड़ेगा। अब अपने आप से सवाल पूछिए कि y की क्या क्या वैल्यू ढाली जा सकती है। तो आपको सर y की वैल्यू आप कुछ भी ढालो, 0 नहीं डाल सकते। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, रियल माइनस 0 ही है। तो परिसर हमारा क्या होगा, रियल माइनस 0 ही हो गया बेटा, है ना। लिख दो, यहाँ जो परिसर है वो रियल माइनस 0 है बेटा, और यही हमारा सहप्रांत भी था, अगर आपको ध्यान हो तो इसका मतलब ये हो गया कि यह आच्छादक फलन है। अगर ये आच्छादक फलन है, एकाकी फलन है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह व्युत्क्रमणीय फलन है, क्योंकि यह फलन एकाकी व आच्छादक फलन है। एकाकी भी है बेटा और आच्छादक भी है, तो इसका मतलब यह व्युत्क्रमणीय फलन है। तो यह व्युत्क्रमणीय फलन है। और अगर ये व्युत्क्रमणीय फलन है तो हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं बेटा, याद कर लो, f का व्युत्क्रम। ज्ञात कर लेते हैं। इसने कुछ कहा था क्या, इसने f इनवर्स x क्या रखा है, तो चलो f इनवर्स x की तरह से निकालते हैं अपन। कैसे निकालेंगे f इनवर्स x की तरह, तो हम मान लेंगे, माना ये जो हमारा x है यही हमारा व्युत्क्रम होता है, मैंने आपको बताई थी। लेकिन चूंकि यहाँ पे y में लिखा हुआ है तो हमें x को f इनवर्स y मानना पड़ेगा। माना f इनवर्स y f का व्युत्क्रम है, ठीक है। तो इस x की जगह अपन क्या लिख देंगे, f इनवर्स y लिख देंगे बराबर 3/y। अपने को निकालना है f इनवर्स x, क्या दिक्कत है, दोनों तरफ x लगा दो भाई। यहाँ पे f इनवर्स y अगर इसके बराबर है तो f इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ x लगा देते हैं ना, जहाँ पे y है वहाँ पे x लगा दो। तो f इनवर्स x जो है वो हमारा इसके बराबर आ गया, f इनवर्स x किसके बराबर आ गया, 3/x के बराबर आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप कमाल की चीज़, जो हमारा fx था, जो हमारा fx था भैया वो भी 3/x के बराबर था, और जो हमारा f इनवर्स x आया वो भी 3/x के बराबर आया। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भैया f इनवर्स x यहाँ पे fx के बराबर आ रहा है, और यही हमें दिखाना था। कहानी खत्म, समझे। रिकैप कर देता हूँ एक बार, देख लीजिए आप। सबसे पहले एक एक दिखाया अपने ने, फिर आच्छादक दिखाया, फिर व्युत्क्रम ज्ञात कर लिया। कितना सिंपल सा प्रश्न था। तो इस तरीके से आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, इसके गुणधर्म, व्युत्क्रम के गुणधर्म, और उसके गुणधर्म डिस्कस करने के साथ साथ उसके फिर अपन क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। उसके बाद फिर हमारा ये व्युत्क्रम का टॉपिक कंप्लीट होगा। अब मैं आपको डीपीपी दूंगा, उसके क्वेश्चंस आप लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं फिर, थैंक यू। आपको ये लेक्चर समझ में आया नहीं आया वो भी बता दीजिएगा कमेंट में।